तो आ जाओ बच्चों मेरे साथ, इकोनॉमिक्स का शुरू करेंगे आज हम अपना यूनिट 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिस्ट्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज। इकोनॉमिस्ट डिसीजन मेकिंग को जरूरी क्यों समझते हैं? ए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड to satisfy our unlimited wants and needs are finite. B, it is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited want and needs. C, resources have alternative uses. या D, तो बच्चों ने आंसर भेजा और बच्चों ने आंसर भेजा है वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही भेजा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो डिसीजन मेकिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें हर चीज करना जरूरी है। हमारे रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, हमें अनलिमिटेड वांट्स पूरा करना है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? ये हमने नोट्स में लिखा है। Abstract and applies the tools of microeconomics, या B, involve practical application of economic theory in business decision making. C, incorporate tool from multiple decisions, या D, B and C। तो बच्चे अपना भेज रहे हैं, बच्चे भेज रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सही। बी एंड सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जिसमें हम इकोनॉमिक थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें और जिसमें हम अलग अलग डिसिप्लिन्स के टूल्स को इनकॉर्पोरेट करें, उसे बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया सही ऑप्शन, बी एंड सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरिसिटी। इकोनॉमिक्स में स्कैरिसिटी का मतलब जो है वो क्या है, बताइए बच्चों। इकोनॉमिक्स में स्कैरिसिटी का मतलब क्या है? तो बच्चों के आंसर आने शुरू हुए, बच्चों के आंसर आने शुरू हुए। इकोनॉमिक्स में स्कैरिसिटी का मतलब है, बिल्कुल सही, कई बच्चों ने जो बताया, स्कैरिसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी। यानी स्कैरिसिटी हम इस हिसाब से देखते हैं कि समाज की जरूरतें ज्यादा हैं और हमारे पास रिसोर्स कम है, तो इस चीज को बोलते हैं स्कैरिसिटी, दैट इज रिलेटिव स्कैरिसिटी। सही, तो बच्चों ने भी सही भेजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इंप्लीकेशन डज रिसोर्स स्कैरिसिटी हैव। रिसोर्स की स्कैरिसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों हमारे सेटिस्फेक्शन पर, बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, या वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड्स टू मेक चॉइसेस, वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वांट्स, द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। ओके, ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो स्कैरिसिटी का इंप्लीकेशन यही है कि बच्चों हमारी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, बस यही स्कैरिसिटी का इंप्लीकेशन है, हम अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। चलो ठीक है सर, तो 4 हो गए। उसके बाद 10 के बाद स्कोर देखेंगे, अभी 10 पहुंचकर स्कोर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। हाँ, ये भी टॉपिक हमने करा था लेक्चर में, याद करो, नॉर्मेटिव बताया था क्या है। तो इन चारों में से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताओ बच्चों कौन सा है, बताओ बताओ बताओ। सब बच्चे, सबको जल्दी जल्दी आंसर देना है, मैं देख रहा हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव होता है जिसमें हम किसी को सजेशन देते हैं, जिसमें हम कोई जजमेंट सोचते हैं, उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं।
तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी, और जैसे ये शुड बी वर्ड आ जाता है इसका मतलब हम एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कह रहे हैं। तो ये हो गया सही आंसर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्केरसिटी इंपोजेस लिमिटेशंस ऑन, हर इकोनॉमी में स्केरसिटी जो है वो एक लिमिटेशन लगाता है, किस पर बताइए, ए बी सी डी ई, किस पर लिमिटेशन लगाता है स्केरसिटी, किस पर किस पर किस पर किस पर किस पर किस पर? तो स्केरसिटी जो है बच्चों, स्केरसिटी वो इंसानों पर, बिजनेसेस पर, सरकार पर और पूरी दुनिया पर एप्लीकेबल होता है। तो स्केरसिटी जो है उसका लिमिटेशन हाउस होल्ड्स पर, बिजनेस पर, गवर्नमेंट पर, नेशन पर, सभी पर एप्लीकेबल होता है। तो सब जगह स्केरसिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड, बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड, हाँ ये आसान है, ये आसान है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं एक तरह से एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, जो आप क्लास 12th में करोगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताइए बच्चों कौन सा है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव का मतलब होता है एज इट इज, जिसमें हम कोई जजमेंट नहीं करते, जो है वो है, एज इट इज। ओके, वेरी गुड, तो सबके आंसर आ गए और सबके सही, वेरी गुड। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसमें हम कोई एनालिसिस या कोई जजमेंट नहीं कर रहे, बस जो है एज इट इज बता रहे हैं कि प्राइस का और क्वांटिटी का क्या रिलेशन है, बस। तो दिस इज योर पॉजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीजेस इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कह रहा है जब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बढ़ेगा तो उससे पूरे देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? पूरे देश की बात हो रही है, पूरे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ओके, सही बताया सबने, मैक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि हम पूरे नेशन की एज अ होल बात कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट ए मैक्रो अप्रोच, इनमें से क्या मैक्रो अप्रोच नहीं है? क्या मैक्रो अप्रोच नहीं है बताइए जी। तो इनमें से क्या मैक्रो अप्रोच नहीं है? तो ओके ओके ओके, वेरी गुड, बच्चे ने रीजन भी बता दिया। तो इंडिया की बात तो मैक्रो है। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, हम यहां पर बस एक ही इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो नहीं है। यहां पर भी पूरे इंडिया की बात हो रही है और वहां पे भी पूरे इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्री भी मैक्रो लेवल होता है। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही मैक्रो नहीं है। चलो अब जल्दी से बताओ 10 में कितना स्कोर आ चुका आपका? 10 में से कितना स्कोर आ चुका है अब तक? ओके 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 ओके, ओ माय गॉड, तो मतलब सब बच्चे 10 भेज रहे हैं। ओके, क्या बात है, 10, तो सब बच्चे 10 भेज रहे हैं, वेरी गुड। तो ऐसा तो नहीं है कहीं ये चेप के तो नहीं भेज रहे? ये इसके पीछे क्या राज है कि सारे अभी तक सही हो गए? इसके पीछे क्या राज है बताओ? ऐसा तो नहीं है देख देख के बता रहे हो? क्या राज है?
हाँ, प्रैक्टिस, ठीक है, चलो ठीक है फिर तो। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 4 लोग बातें कर रहे हैं। राम कह रहा है माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर, कह रहा है इस बार फसल बहुत बेकार हुई। कृष्ण कह रहा है डोंट वरी, चिंता मत करो, प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड, कह रहा है जब प्राइस बढ़ेंगे तो वो कॉम्पनसेट कर देगा अपने आप। विनोद कह रहा है क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड, सम ईयर आर बैड अदर्स आर गुड। विनोद कह रहा है देखो भाई, क्लाइमेट भी अच्छा बुरा होता है, उस हिसाब से फसल भी अच्छी बुरी होगी। मधु कह रही है द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आर इनकम विल नॉट फॉल। मधु कह रही है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी इनकम ना कम हो। तो बताओ किसने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोला, किसने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि मधु के स्टेटमेंट में लिखा है ऑट टू बी, तो इसीलिए मधु ने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोला। बिल्कुल सही, सही, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरिसिटी। बताओ बच्चों कौन सी इकोनॉमी इनमें से विदाउट स्कैरिसिटी है, मतलब इनमें से कौन सी इकोनॉमी है जहां स्कैरिसिटी ही नहीं है, कौन सी है? कौन सी है जिसमें स्कैरिसिटी ही ना हो? ओके, ओके, वेरी वेरी गुड बच्चों, ये तो कमाल हो गया। तो दुनिया की ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जिसमें स्कैरिसिटी ना हो, पूरे ब्रह्मांड में स्कैरिसिटी है, तो इसीलिए इसका आंसर है नन, कोई भी नहीं है, सब में स्कैरिसिटी होती है। वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है? एबीसीडी में से बताइए, एबीसीडी में से क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है? तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या नहीं है? भाई मैंगो के प्राइस, ये तो एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये तो माइक्रो है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, इसमें एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ये भी माइक्रो है। क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस्ड फॉर द मैंगो मार्केट, इसमें एक मार्केट की बात हो रही है, मैंगो मार्केट। द नेशनल, ओके, द नेशनल इकोनॉमी एनुअल ग्रोथ रेट, तो समझ गए नेशनल की बात जब होगी तो वो मैक्रो है, तो ये माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो होता है। बिल्कुल, तो इसमें कई बच्चों के गलत थे, कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थियोरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। बताओ कौन सी ब्रांच एलोकेशन की समस्या से डील करती है? कौन सी ब्रांच है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से डील करने वाली कौन सी ब्रांच होती है? किसमें पढ़ते हैं हम ये सब प्रॉब्लम्स? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम हम कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ए, हाँ ए। उसके बाद 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हमने नोट्स में लिख रखा है कि कौन सी बात इनमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैटर नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सी बात बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैटर नहीं है?
बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ भाई, फर्म बिजनेस करे अपना, ये तो है। कितना प्रोड्यूस करे, कितने प्राइस पे बेचे, ये भी है। हमारा मार्केट में प्रोडक्ट कैसे प्लेस होगा, ये भी है। हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, भाई अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा इकोनॉमी में, ये मेरे बिजनेस ने थोड़ी ना ठेका लिया, ये हमारे बिजनेस का नहीं है, तो ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स से डील नहीं करता। भाई देश में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा, ये मेरा बिजनेस डिसीजन नहीं है, ठीक है, डी। फिर उसके बाद 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, बताइए इनमें से नॉर्मेटिव कौन सा है, मुझे तो यहीं से दिख गया नॉर्मेटिव। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, यहीं से दिख गया। इसमें लिखा है मिनिमम वेजेस शुड बी, बस ये दिखते ही मैं समझ गया ये ही है नॉर्मेटिव। चलो तो एक बार बताओ, 16 में से अब तक कितने नंबर आ चुके, 16 हो गए, 16 में से कितने नंबर, 16 में से ओके 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 ओके, अच्छा इसीलिए, ओके ओके, 16 सही, ठीक है 16 सही, ठीक है। तो 15, तो मेजॉरिटी बच्चे 16 कह रहे हैं, कुछ 15 कह रहे हैं, एक आध दो 14 भी कह रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड ए टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन चारों में से मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी बताइए कौन सी है, इन चारों में से। तो इन चारों में से मैक्रो कौन सा है, वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड, सही, क्योंकि इसमें हम देश में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, पूरे भारत देश के इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो सही बताया बच्चों ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बताओ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या अंतर है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, यही डिफरेंस ध्यान रखना है, सबसे मेन डिफरेंस यही है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तथ्यों की बात करता है, यानी फैक्ट्स की बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जजमेंट्स की बात करता है, इवैल्यूएशन की बात करता है कि क्या सही क्या गलत, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इवैल्यूएशन करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तथ्यों की बात करता है, बिल्कुल सही। तो सही बताया बच्चों ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं है, बताइए बच्चों, ये लिखा है नोट्स में, क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है। ओके, हाँ ये आसान था बच्चों क्वेश्चन, क्योंकि बजट के बारे में पढ़ना हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, रिस्क का एनालिसिस करना हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस साइकिल्स तो हमारा एक चैप्टर भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये तो हमारे अकाउंट्स का पार्ट होते हैं, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आते। तो बिल्कुल सही बताया आप बच्चों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट,
बताइए इनमें से क्या गलत है, इनमें से क्या गलत है? क्या गलत है, क्या गलत है? Which of the following is incorrect? क्या गलत है? अच्छा, ओके ओके ओके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होता है बच्चों, ये सही है बात, ये हमें पता है, लिख भी रखा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स से एक रिश्ता है, ये भी सही है बात, लिख रखा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैक्रो वेरिएबल्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये कह रहा है, तो ये तो गलत कह रहा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो बल्कि मैक्रो वेरिएबल्स की हमें चिंता करनी पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट इसने गलत दे रखी है, तो ओनली दिस इज इनकरेक्ट। तो सी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर्ड स्केयर्स बिकॉज, हम इकोनॉमिक गुड्स को स्केयर्स क्यों मानते हैं? बताइए बच्चों, इकोनॉमिक गुड्स की कमी क्यों है, वो स्केयर्स क्यों हैं? इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केयर्स, इकोनॉमिक गुड्स की मात्रा कम है, क्यों है? गलत, एक बच्चे का गलत। हाँ, तो अभी बच्चों का सही। क्यों कम है? क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो इकोनॉमिक गुड्स स्केयर्स इसीलिए हैं क्योंकि उनकी मात्रा कम है समाज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कंपैरिजन में। तो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, सही। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, हमने लिखा था नोट्स में, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, लिख रखा है ये स्टेटमेंट। फ्री मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का एलोकेशन किस आधार पर होता है बच्चों? किस आधार पर होता है? तो शुरू में गलत बच्चों के, ये लिख रखा है नोट्स में, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रखा है कि फ्री मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस के आधार पे। वहां पर कंज्यूमर ही गॉड है, भगवान है, तो कंज्यूमर के आधार पे होता है। उसके बाद क्वेश्चन 23, A capitalist economy uses dash as the principal means of allocating resources. ये भी चर्चा कर रखी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बताओ क्या हम यूज करते हैं सबसे मेन चीज रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, क्या? एक गलत बीच में। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल बच्चों याद रखना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल होता है, उसे वैसे बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। तो यहां पर शॉर्ट में हो गया प्राइजेस। प्राइजेस का इस्तेमाल होता है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सबसे बड़ी खासियत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? मार्केट सिस्टम मतलब वही कैपिटलिस्ट वाला। कह रहा है बताओ सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है मार्केट सिस्टम की, बताइए बच्चों। मार्केट सिस्टम की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले सिस्टम की सबसे बड़ी
डिसएडवांटेज या खामी क्या है? ओके ओके, बिल्कुल सही। क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में हमने ये पढ़ा है कि उसमें अमीर और गरीब के बीच में जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो बहुत होती है। अमीर बहुत अमीर होता है, गरीब बहुत गरीब होता है। तो यही इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नहीं है, बताइए। तो कौन सा स्टेटमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नहीं है या मार्केट इकोनॉमी का नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट? बोलो बच्चों बोलो, कौन सा स्टेटमेंट मार्केट इकोनॉमी का नहीं है? तो कई बच्चों का बीच में गलत भी आया, और ये तो बल्कि आसान क्वेश्चन है। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करेगा। तो ज्यादातर बच्चों का सही था, डी स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती ही नहीं है। यहां तो मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही नहीं होती, तो यही स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद क्वेश्चन 26, इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बताइए बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? क्या अथॉरिटी के पास डिसीजन होते हैं सारे, या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास डिसीजन होते हैं सारे, या थोड़ा सा पार्टली स्टेट के पास और पार्टली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ? तो बिल्कुल सही भेजा सभी बच्चों ने। मिक्स्ड का मतलब इसीलिए मिक्स्ड है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और थोड़ा सा स्टेट मतलब सरकार गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक डिसीजंस की पावर होती है, यानी कि सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ। सेंट्रल प्रॉब्लम बच्चों क्या है इनमें से? सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इनमें से? Comparing the success of command versus market economy, guaranteeing that production occurs in the most efficient manner, या guaranteeing a minimum level of income। ठीक है, तो सब बच्चों ने भेज दिया, वेरी गुड बच्चों, तो बिल्कुल सही। तो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है क्या कि हम जिसमें ये देखते हैं कि कैसे स्केर्स रिसोर्सेस को सोसाइटी की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जाएगा, तो यही होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स में। उसके बाद क्वेश्चन 28, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम बताओ कहां इस्तेमाल करेंगे? ये नोट्स में है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, आप मशीनों का उपयोग ज्यादा कहां करोगे बताओ? मशीनों का उपयोग ज्यादा कहां करेंगे बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड, मशीनों का उपयोग करेंगे कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी में, जहां पे कैपिटल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसी इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कह रहे इनमें से क्या नहीं है, वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चंस दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर। मतलब इनमें से क्या सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूछ रहे हैं, बताओ। तो इनमें से क्या सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है?
क्या सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? हु प्रोड्यूसेस व्हाट, कौन बनाएगा क्या, ये तो है। व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, व्हेन गुड्स कब बनेंगे, ऐसा तो कोई हमने नहीं पढ़ा कि कब बनेंगे, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही बच्चों प्रॉब्लम नहीं है, यही है हमारा आंसर बी, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमने नहीं पढ़ी कि गुड्स कब बनेंगे, ये थोड़ी ना हमने पढ़ा है। 30 लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। कौन से गुड्स बनाने से फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ेगा? कौन से गुड्स बनाने से फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ेगा? सोचो, कौन से गुड्स बनाओगे कि फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ेगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। जब हम मशीन बनाएंगे, जब हम ऐसे गुड्स बनाएंगे जिनसे खुद दूसरे गुड्स बन सकते हैं, यानी कि जब हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे तो फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल सही। चलो, तो 30 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, बस लास्ट 5 बचे हैं। तो जल्दी से बताओ एक बार, 30 में से कितना स्कोर हो चुका अब तक? 30 में से फिर लास्ट 5 बचे हैं, फिर फिनिश। तो 30 में से क्या स्कोर चल रहा है? ओके 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 ओके, 30 29 30 29। ओके, एक बच्चा कह रहा है सीए बनना तो अब तय हो गया। बिल्कुल, देख लो, बिल्कुल। ओके, चलो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो अब बचे हैं बस आखिरी 5। तो आइए, 31 the economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individuals। कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में सारा कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है? बताइए। हाँ, ये तो आसान है सर, ये तो आसान है। वेरी गुड, तो बहुत ही आसान है ये तो। कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी के अंदर सारा कंट्रोल होता है प्राइवेट ओनर्स के पास, जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट को कमाना। उसके बाद 32 मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो बच्चों, बताओ? मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बच्चे का गलत। ओके 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 ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? पूरी इकोनॉमी एज अ होल या ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल के बारे में। तभी तो मैक्रो पड़ गया ना उसका नाम। तो सही भेजा बच्चों ने भी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एडवांटेज ऑफ। बताओ कौन सी इकोनॉमी में होती है फ्रीडम ऑफ चॉइस? ये तो लिख रखा है बहुत बड़ा बड़ा फीचर, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है किसमें? ओके, वेरी गुड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उसमें हम अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, हम पूरी फ्रीडम होती है हमारे पास, कोई भी गवर्नमेंट का दखल नहीं होता। वेरी गुड। उसके बाद 34 एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम, यानी इनइक्वालिटी सबसे कम कौन सी इकोनॉमी में होती है, या एक्सप्लॉयटेशन गरीबों का सबसे कम कौन सी इकोनॉमी में होगा? तो इनइक्वालिटी सबसे कम किसमें होगी? हाँ, शुरू में गलत था, गलत था। इनइक्वालिटी सबसे कम किसमें होगी?
तो बच्चों इन इक्वालिटी का मतलब है अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, इनइक्वालिटी है। तो ये इनइक्वालिटी कैपिटलिस्ट में तो सबसे ज्यादा होगी, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में जहां पे सरकार होती है, जहां पे सरकार का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, वहां पे ये इनइक्वालिटी सबसे कम होगी। तो सबसे कम इनइक्वालिटी कहां पाई जाएगी? सोशलिस्ट वाली इकोनॉमी के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए। कहीं बच्चों का हो गया था गलत। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस रिफर्स टू, ये नोट्स में लिखवा रखा है, याद है किसी को? एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस किसे कहते हैं? एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस किसे कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस कहते हैं जब सरकार प्राइसेस को डिटरमाइन करती है, तो उन प्राइसेस को एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस कहते हैं। वेरी गुड। तो ये थे बच्चों हमारे यूनिट 1 के इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस 35 के 35। तो एक बार अपना फाइनल स्कोर भेजते जाओ 35 में से फाइनली क्या स्कोर बना। ओके, बच्चा कह रहा आज तो कमाल हो गया, 35, 34 अनफॉर्चुनेटली, 33, 34, 33, 34, 33, 34, 35, मतलब 33 से नीचे तो कोई है ही नहीं। 34, ओके ओके, चलो क्या बात है, मतलब आज तो सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंस। तो मतलब 33 से तो नीचे किसी की है ही नहीं, कोई 34 या 35। बहुत बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। तो बहुत जल्दी अब तो आप सीए बस बन ही जाओगे।